साल 2025 का नवंबर महीना, एक अदालती आदेश ने अरावली पहाड़ियों को फिर से देश की राजनीति और पर्यावरण बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत बनी एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। कोर्ट का तर्क था कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषाएं यानी डेफिनेशन लागू हैं, कहीं ऊंचाई के आधार पर, कहीं वन अधिसूचना के आधार पर, कहीं पुराने कानूनों के आधार पर। इसी असमानता की वजह से अवैध खनन और नियमों के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। अदालत के मुताबिक एक यूनिफॉर्म और वैज्ञानिक परिभाषा जरूरी है ताकि पूरे अरावली क्षेत्र में एक जैसा नियम लागू हो सके। क्या है वो नियम, इसको लेकर बात करेंगे इस एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। अरावली की नई परिभाषा सुनने में बेहद तकनीकी है। इसके मुताबिक अरावली हिल सिर्फ उसी पहाड़ को माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो, और अरावली रेंज उस इलाके को कहा जाएगा जहां ऐसी 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के भीतर मौजूद हों। जैसे ही ये परिभाषा सामने आई, गुरुग्राम से लेकर उदयपुर तक इसका विरोध दिखने लगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को डर था कि ऊंचाई आधारित परिभाषा अरावली के बड़े हिस्से को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर सकती है, खासकर हरियाणा और राजस्थान में, जहां अरावली की कई पहाड़ियां समय के साथ घिस चुकी हैं और उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम रह गई है। 21 दिसंबर को गुरुग्राम में अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट के बैनर तले सैकड़ों लोग चुपचाप मार्च करते हुए हरियाणा के वन मंत्री राव नरबी सिंह के घर की तरफ बढ़े। हाथों में तख्तियां थीं, सेव अरावली, सेव फ्यूचर, नो अरावली, नो लाइफ। उसी दौरान उदयपुर में वकीलों ने अदालतों से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये कोई अचानक भड़का आंदोलन नहीं था, ये उस बेचैनी का नतीजा था जो सालों से अरावली को लेकर जमा होती रही है। अरावली क्यों इतनी अहम है, ये समझना जरूरी है। भूगोल की किताबों में अरावली को अक्सर पुरानी और घिसी हुई पहाड़ियां कहा जाता है, लेकिन पर्यावरण के नज़रिए से ये पहाड़ियां आज भी उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती हैं। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाकर भूजल को फिर से भरने में मदद करती हैं। अरावली के आसपास के इलाकों में कुएं, झीलें और जलाशय इसी वजह से लंबे समय तक टिके रहते हैं। एनसीआर की हवा में जो धूल और प्रदूषण है, उसे थामने में भी अरावली की हरियाली बड़ी भूमिका निभाती है। कई वैज्ञानिक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि पश्चिमी दिशा से आने वाली धूल को रोकने में अरावली एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। हरियाणा का उदाहरण इसी बहस में बार बार सामने आता है। इंडिया टुडे और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हरियाणा देश के सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों में गिना जाता है। जो थोड़ा बहुत जंगल बचा है वो भी बड़े हिस्सों में अरावली के कारण है। अगर अरावली कमज़ोर होती है तो इसका असर सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर दिल्ली की हवा, पानी और तापमान पर पड़ेगा। यही वजह है कि पर्यावरण कार्यकर्ता नई परिभाषा को सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े इकोलॉजिकल जोखिम की तरह देख रहे हैं। सरकार की तरफ से इसको लेकर सफाई दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिसंबर में कहा कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली में सिर्फ 0.19% इलाके में ही खनन की अनुमति संभव है। उनके मुताबिक 90% से ज़्यादा इलाका संरक्षित रहेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नए खनन पट्टों पर तब तक रोक लगाई है जब तक पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग का मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता। सरकार का तर्क ये है कि नई परिभाषा अरावली को खत्म नहीं करेगी बल्कि भ्रम खत्म करेगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नई परिभाषा के तहत पहाड़ी की पूरी बेस लाइन और उसके भीतर का इलाका भी संरक्षित माना जाएगा, न कि सिर्फ चोटी। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क अलग है। उनका कहना है कि भारत में समस्या कानून की कमी नहीं बल्कि अमल की कमी है। अगर कानून का अमल होता तो पिछले 20 सालों में अरावली इतनी नष्ट नहीं होती। यही अविश्वास इस पूरे विवाद की जड़ में है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने 21 दिसंबर को एएनआई से कहा कि अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है और ये फैसला रेगिस्तान को बढ़ावा देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसी दिन एक्स पर लिखा कि अरावली दिल्ली और एनसीआर के लिए भगवान की दी हुई ढाल है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस परिभाषा को अरावली के लिए डेथ वारंट जैसा बताया। पिछले 3 दशकों में कई बार अदालतों के आदेश आए
कई बार खनन पर रोक लगी, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और रही। 1990 के दशक में जब दिल्ली एनसीआर का तेजी से विस्तार शुरू हुआ, तभी अरावली पर दबाव बढ़ने लगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, अलवर और जयपुर जैसे इलाकों में रियल एस्टेट, सड़कें और खनन धीरे धीरे बढ़ते चले गए। उस वक्त अरावली के लिए कोई एक मजबूत और समान कानून नहीं था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे। उसी समानता का फायदा उठाकर अवैध खनन फैलता गया। 2002 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने हरियाणा और राजस्थान में अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके बाद 2004 और 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अरावली में किसी भी तरह की खनन गतिविधि पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन समस्या ये रही कि राज्यों ने इन आदेशों की व्याख्या अपने अपने तरीके से की। कहीं कहा गया कि रोक सिर्फ पहाड़ी की चोटी पर है, कहीं कहा गया कि सिर्फ अधिसूचित वन क्षेत्र में लागू होगी। इसी अस्पष्टता ने अवैध गतिविधियों को रास्ता दिया। हरियाणा में पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट यानी PLPA एक अहम कानून रहा है। ये ब्रिटिश दौर का कानून है जिसका मकसद जंगल और पहाड़ियों को बचाना था। अरावली के कई गांवों को PLPA के सेक्शन 4 और 5 के तहत संरक्षित घोषित किया गया। मतलब वहां खनन, पेड़ काटना और निर्माण प्रतिबंधित था। लेकिन समय के साथ इस कानून में ढील दी जाती रही। 2023 में हरियाणा सरकार द्वारा PLPA में किए गए बदलावों को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इससे करीब 1/3 संरक्षित क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोल दिया गया। सरकार का कहना था कि ये बदलाव विकास के लिए जरूरी है। विरोध करने वालों का कहना था कि यह अरावली को कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है। इंडिया टुडे की फरवरी 2022 की एक ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया गया कि फरीदाबाद के अंखीर गांव और आसपास के इलाकों में खुलेआम पहाड़ काटे जा रहे थे। JCB मशीनें चल रही थी, फार्म हाउस और सड़कें बन रही थी। ये सब उन इलाकों में हो रहा था जो कागजों में संरक्षित था। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले पहाड़ी के बीच सड़क बनाई जाती है, फिर धीरे धीरे दोनों तरफ कब्जा होता है। प्रशासन को जानकारी होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। राजस्थान में स्थिति थोड़ी अलग है। वहाँ 2006 से अरावली की एक तय परिभाषा लागू है। उसी आधार पर खनन को नियंत्रित किया जाता रहा। पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना कि चारों राज्यों में सिर्फ राजस्थान के पास एक स्पष्ट परिभाषा थी। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक समान परिभाषा होनी चाहिए। अदालत के मुताबिक अलग अलग मानकों की वजह से अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही थी। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे अवैध खनन मामलों की सुनवाई के दौरान एक समिति का गठन किया। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधि और तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति को 2 काम दिए गए। पहला, अरावली की एक यूनिफॉर्म और वैज्ञानिक परिभाषा सुझाना, और दूसरा, पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग की गाइडलाइन तय करना। करीब 6 महीने तक समिति ने डेटा इकट्ठा किया, राज्यों से रिपोर्ट्स मांगी और मौजूदा नियमों की तुलना की। समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अलग अलग राज्यों में परिभाषा के नाम पर बड़ा अंतर है। कहीं ऊंचाई का पैमाना है, कहीं वन अधिसूचना का, कहीं पुराने कानूनों का सहारा लिया जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि ऊंचाई और दूरी आधारित परिभाषा अपनाई जाए ताकि तकनीकी स्पष्टता खत्म हो। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि नई परिभाषा का मकसद संरक्षण को कमजोर करना नहीं, बल्कि नियमों को स्पष्ट करना है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग का एक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए और तब तक नए खनन पट्टों पर रोक रहे। लेकिन समस्या यही है कि अरावली का इतिहास लोगों को आश्वस्त नहीं करता। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जैसे इलाकों में पिछले 15 सालों में पहाड़ियों का नक्शा बदल चुका है। जहाँ कभी हरियाली थी, वहाँ आज कंक्रीट खड़ा है। सूरजकुंड और पिकॉक लेक जैसी झीलों के सूखने की कहानी इसी दबाव का नतीजा है। इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स में बताया गया कि अवैध निर्माण ने नालों के रास्ते बंद कर दिए। राजस्थान में भी अलवर और उदयपुर जैसे जिलों में खनन ने पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि 2006 की परिभाषा के चलते हालात हरियाणा जितने खराब नहीं हुए, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि नुकसान वहां भी हुआ है, बस रफ्तार अलग रही। इस पूरी कहानी में अवैध खनन सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आता है। सरकारी बयान चाहे जो हो, जमीनी हकीकत यही है कि अवैध खनन आज भी अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद रात के अंधेरे में पहाड़ काटे जाते रहे, पत्थर ट्रकों में भरकर ले जाए जाते रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि शिकायत करने पर धमकियां मिलती हैं। कई एक्टिविस्ट पर हमले भी हुए। यही वजह है कि नई परिभाषा को लेकर
डर सिर्फ कानून का नहीं है, डर उसके अमल का है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कानून का दायरा जरा सा भी ढीला हुआ तो अवैध खनन को वैध बनाने का रास्ता खुल सकता है। सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन भारत में कानून और जमीन के बीच का फासला लोगों को आश्वस्त नहीं करता। अरावली का मामला अब सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, ये शासन और भरोसे का सवाल बन चुका है। अदालत कहती है कि परिभाषा साफ होगी तो नियम मजबूत होंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर नियम पहले भी थे तो उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया। इसी टकराव में अरावली की कहानी आगे बढ़ती है। अरावली न सिर्फ खराब हवा को दिल्ली पहुंचाने से रोकती है, बल्कि इसका रिश्ता पानी से भी है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन में उतारती है। यही प्रक्रिया भूजल रिचार्ज की रीढ़ है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कई इलाके इसी सिस्टम पर टिके हुए हैं। लेकिन जब खनन होता है, पहाड़ काटे जाते हैं, तो ये प्राकृतिक रास्ता टूट जाता है। पानी बहकर निकल जाता है, जमीन के भीतर नहीं पहुंचता। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में बार बार चेतावनी दी गई है कि एनसीआर का बड़ा हिस्सा ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में आ चुका है। इसका मतलब है कि जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है, उतना वापस नहीं जा रहा। सूरजकुंड, बदखल और दमदमा जैसी झीलों का सूखना इसी टूटते हुए सिस्टम का नतीजा है। ये झीलें सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी, ये पूरे इलाके के जनसंतुलन का हिस्सा थी। यही वजह है कि अरावली को लेकर उठी चिंता सिर्फ पर्यावरण कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये उन आम लोगों की भी है जो हर सर्दी में बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजते हैं, जो हर साल बोरवेल और गहरा करवाते हैं, जिनके लिए साफ हवा और पानी रोजमर्रा की चिंता बन चुके हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि अरावली सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं बचेगा, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसकी मिट्टी, चट्टानें, पानी और वनस्पति एक दूसरे से जुड़ी है। अगर पहाड़ काट दिए गए तो सिर्फ पौधारोपण से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। अरावली की लड़ाई असल में किसी पहाड़ को बचाने की नहीं है, ना ही जंगल बचाने की। अरावली एक ऐसी दीवार है जो ना हो तो दिल्ली और उत्तर भारत की तकदीर क्या होगी, ये हम में से कोई नहीं जानता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके अरावली को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे थे जस्ट। शुक्रिया।